गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज से हम चालू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और यह इसका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और यह दृष्टि IAS प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज जो बुक आती है उसे यह चैप्टर बाई चैप्टर आज हम चालू करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो दृष्टि IAS प्रीलिम्स प्रैक्टिस का जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए आज से हम चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तीसरा नंबर में बोला जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बोला निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो कहने हमको गलत चुनना है। तो देखिए, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कहने का मतलब उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि उद्देशिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों का नियंत्रण करने का कार्य करती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। यह नियंत्रण करने का कार्य नहीं करती है। और उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह स्टेटमेंट क्या है, सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकल्पित उद्देश्यों पर आधारित है। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए थे। LIC मामले में इन शब्दों को भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया। कथन 3 सही है, ठीक है। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना, अतः कथन 1 सही नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान योग्य है। देखिए कौन कौन बातें हैं। प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है, कथन 2 सही नहीं है। इसके प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष ये सही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, पंथ निरपेक्ष नहीं होगा, ठीक ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आइए इसका व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का भाव कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, इसलिए इसे उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों का सही क्रम है, अतः विकल्प डी सही है। नोट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर बोला जा रहा है प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, ठीक ना। संविधान का क्या निहित है, तो 1 नंबर दिया मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, समाजवादी स्वरूप या नास्तिक राज्य, ठीक है। तो इसका कहने का तो प्रस्तावना में संविधान का क्या चीज दिया हुआ है, तो मूल दर्शन दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसे संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि का संक्षेप उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वही उसी दिन पढ़ाए हुए थे। कहने का मतलब इसका हमारा नोट हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। प्रस्तावना हम पूरा पढ़ा दिए हुए हैं नोट से, और उसको आप देख लेंगे। देखने के बाद यहाँ क्वेश्चन अटेंड करने में आपको सही रहेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, बोला जा रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, आंतरिक एवं बाह्य मामले स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं, ठीक है। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशा है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी देश का डोमिनियन है, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामले में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 5 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या दोनों मिश्रित स्वरूप या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी, 5 के बी। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए,
लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र। ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है, जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसे कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह है। अतः विकल्प बी सही है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपबंध में हुआ है। ठीक है। तो उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में। ठीक है। तो देखिए कौन कौन होगा। देखिए तो कहने का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन किन उपद्रव में हुआ है। तो उद्देशिका में हुआ है, और उसके साथ साथ किस में हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी उद्देशिका का उल्लेख हुआ है। और बोल रहा है कि उपयुक्त में से सही उत्तर चुने, कुट में से सही उत्तर चुना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। अतः विकल्प बी सही है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं सुरक्षित रखेगा, ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तत्व है। ठीक है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है, भारतीय राज्य की प्रवृत्ति और संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि, और बोला है संविधान की प्रस्तावना के तत्व है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए संविधान के प्रस्तावना के तत्व कौन कौन है और सही उत्तर को चुना है। तो देखिए संविधान के अधिकार का स्रोत भी क्या है, प्रस्तावना है, और भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, भारतीय राज्य कैसा होगा, वो भी स्रोत किसमें, प्रस्तावना है। और इस संविधान का उद्देश्य क्या है, ये भी प्रस्तावना में नहीं है, और संविधान लागू होने की तिथि ये भी प्रस्तावना में लिखित है। इसका करने का मतलब कौन हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। चलिए हम आगे देखते हैं। तो व्याख्या को देख लेते। देखिए उपयुक्त सभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व है। संविधान के अधिकार का स्रोत कौन कौन है, तो हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। अब भारतीय राज्य की प्रवृत्ति कैसी होगी, देखिए तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य कौन कौन से है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं संविधान उद्देश्य है। यहाँ तक क्लियर है। और संविधान लागू होने की तिथि तो 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेखित है। अगर यही हिंदी महीना का पूछ दिया जाए तो हिंदी महीना का कहने का मतलब वर्ष कौन सा हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा 2006। ठीक है, 2006 के कौन, विक्रम संवत। और महीना पूछ दिया जाता हो जाएगा कौन, मार्क्सिस्ट का महीना था। दिन पूछ दिया जाता शुक्ल पक्ष की सप्तम तिथि। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर हिंदी महीना पूछ दिया तो वर्ष 2006 के विक्रम संवत, महीना पूछ दिया जाए तो मार्क्सिस्ट, और दिन पूछ दिया जाए तो शुक्ल पक्ष की सप्तम तिथि थी। ठीक है। और अंग्रेजी महीना के अनुसार तो 26 नवंबर 1949 की तिथि। चलिए हम आगे देखते हैं। 8 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है। प्रस्तावना के अंतर्गत किन किन स्वतंत्रता का उपबंध है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, और कौन, अवसर की स्वतंत्रता नहीं, अवसर की समानता है। ठीक है। आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता तथा विचार की स्वतंत्रता, विचार एवं धर्म की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति कौन, दो स्वतंत्रता इसमें मिल रहा है। कौन, एक धर्म की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 5। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। ठीक है। और अवसर की समानता है, ये स्वतंत्रता अवसर की समानता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोला सही तो सही पूछ रहा था, सी आंसर हो जाएगा 1 और 5। चलिए देखिए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अतः विकल्प सी सही है। न्याय के अंतर्गत कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। जबकि समता के अंतर्गत कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उपलब्ध है। ठीक है। इसके अलावा भारत के नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने का भी उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। चलिए
तो हम आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जाए निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में शामिल थे। तो कहने का तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या जोड़े गए हुए थे, एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी भी जोड़े गए थे, एकता और अखंड, एकता और लोकतंत्र, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कहते मूल संविधान में थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 के सी। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द शामिल किए गए, ठीक ना। एकता व लोकतंत्र क्या थे, एकता व लोकतंत्र पहले से ही प्रस्तावना का हिस्सा थे, अतः विकल्प सी सही है। चलिए 10 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतरलिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अंतरलिखित क्रम अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले समता, स्वतंत्रता, उसके बाद दिया हुआ बंधुता, उसके बाद दिया हुआ न्याय। तो कहने का मतलब न्याय, पहले क्या था, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण न्याय क्या था, न्याय, ठीक है। तो पहले 4, उसके बाद कौन हो जाएगा, न्याय, न्याय के बाद हो जाएगा स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो समानता, उसके बाद अंत में आता है कौन, तो बंधुता, ठीक है। देखिए तो 3 नंबर अंत में, इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले कौन आता है, तो न्याय, उसके बाद कौन आता है, तो स्वतंत्रता, उसके बाद कौन आता है, तो समानता, उसके बाद आता है कौन, तो बंधुता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 के बी। देखिए प्रस्तावना में पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता, तत्पश्चात प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा अंत में बंधुता बढ़ाने की बात शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। और देखिए हमारी प्रस्तावना में जब न्याय की बात की, न्याय के प्रकार के 3 प्रकार, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता पूछ दिया जाए तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के, कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। अगर समानता पूछ दिया जाए तो समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। इस प्रकार देखिएगा तो कौन, पहले न्याय आता है, उसके बाद कौन आते हैं, न्याय, पहले न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, उसके बाद आते हैं बंधुत्व। 10 नंबर और 11 नंबर को देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। गलत शब्द को चुना कि देखिए उद्देशिका संविधान का एक अंश है, ठीक है। इसे संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, ये भी क्या है, सही है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हुए थे और अखंडता, ठीक है। और शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका के एक अंश था, ये बात क्या है, गलत है। इसे पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 के डी। देख लीजिए 11 के डी। केशवानंद भारतीय मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे चलकर LIC ऑफ इंडिया मामले में 1955 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना, अतः विकल्प ए सही है। प्रस्तावना में उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख है जो संविधान का आधार है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय या भूमिका कहते हैं, ठीक है। संवैधानिक विशेषज्ञ N पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यहाँ तक क्लियर है। और देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, अतः विकल्प सी सही है। पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका का अंश नहीं है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, अतः विकल्प डी सही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और बोला जा रहा है उपयुक्त में से सही उत्तर को चुनें। देखिए उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए इसका पहला नंबर स्टेटमेंट बोला जा रहा है उद्देशिका का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी बात क्या एकदम सही है, यह न्यायालय में क्या परिवर्तनीय नहीं है। और उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये भी बात क्या है, सही है। और तीसरा नंबर में बोला जा रहा है उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करती है, ये भी बात क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 सही है। व्याख्या को देख लीजिए।
प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली अभिव्यक्त है। उद्देशिका वह स्रोत है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तीनों कथन सही है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में बोला जा रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर को चुनना है। देखिए, उद्देशिका संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। ठीक है, उद्देश्य का संकल्प कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जब इसको पारित कर दिया गया तो उद्देशिका कहा जाने। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया हुआ है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। और समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। ये भी बात क्या है? सही है। और उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। ठीक है, 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर यहाँ पर क्या है? यह समाहित मूल अधिकारों को समाहित नहीं करते हैं। कौन कौन? 1, 2 और 3 नंबर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तो ए। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। इसी कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा संविधान कहने का मतलब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। ठीक है, भाषा का किसका प्रभाव है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान का। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे, अतः कथन 3 सही है। आगे देखिए, और उद्देशिका संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता या बंधुत्व को समाहित करती है, न कि विशिष्ट रूप से मूल अधिकारों को। ठीक है, अतः कथन 4 क्या है? गलत है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 14 नंबर में बोला जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु शामिल है। देखिए, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। ठीक है, 2 नंबर में बोला जा रहा है कि संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। और 3 नंबर में बोला जा रहा है संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता है। और 4 नंबर में बोला जा रहा है कि अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। और बोला उपयुक्त में से कौन से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, 14 नंबर में देखिए, पहला नंबर स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। ये भी बात एकदम क्या सही है। 2 नंबर में बोला जा रहा है कि संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी और संघीय सरकार को नहीं दी गई। ये भी बात क्या सही है। और बोला जा रहा है कि संप्रभु और स्वतंत्रता भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत क्या है? जनता। ये भी क्या सही है। और अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ये भी बात क्या सही। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो डी। 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक क्लियर है। चलिए की व्याख्या को देख लेते। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देश्य प्रस्ताव में उपयुक्त चारों बिंदु क्या थे? शामिल है। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके क्या चुना? सही उत्तर। प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता और विचार की समानता। ठीक है, 15 नंबर। तो देखिए कहने का मतलब है 15 नंबर प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, और विचार की समानता। विचार की समानता हमको नहीं है, विचार। ठीक है, विचार की क्या है? हमें स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 3 नंबर गलत है। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2। चलिए देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या प्रकार के? 5 प्रकार के। और समानता क्या प्रकार के दिए हुए थे? 2 प्रकार। कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए 16 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक क्या है? न्याय है। ठीक है, और विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
देखिए, तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ स्वतंत्रता जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ क्या चीज़, आर्थिक न्याय को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता को नहीं। चलिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है। इसका 17 का हो जाएगा ए। देखिए, तो संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। ठीक है, इसे संविधान सभा की महान आदर्श सोच उल्लेखित है, अतः विकल्प ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। लोकतंत्रात्मक यह पहले से ही प्रस्तावना में क्या थे? मौजूद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए, 1, 2 और 3, इसका आंसर 18 के हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए देखिए, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। हम देखते हैं 19 नंबर को। देखिए, 19 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? तो देखिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय क्या प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 करने का कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, तो संविधान की प्रस्तावना संविधान भाषा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए थे। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को समाविष्ट करता है, अतः कथन कौन? 1, 3 और 4 सही है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 20 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधनीय संस्करण है। ठीक है, संशोधनीय संस्करण है। तो नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का या उद्देश्य प्रस्ताव का या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किसका संशोधनीय रूप है? तो उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। चलिए, देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा जुलाई अगस्त 1946 में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की समाविष्ट झलक थी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, झलक थी। और संविधान संशोधन संस्करण ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करता है, अतः विकल्प सी सही है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में बोला जाए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। उन शब्दों द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द का सही अनुक्रम चुनना है। तो देखिए, इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़े गए थे, अतः विकल्प सी सही है। चलिए, अब हम देखते हैं 22 को। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन, सही कथन को चुना है। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये भी बात क्या है? सही है। और बोला जा रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बात प्रस्तावना में नहीं की हुआ है। 2 नंबर क्या है? गलत। 1 नंबर क्या है? सही। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो देखिए 1973 के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में अनुसार प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, अतः कथन 1 क्या है? सही है। चलिए, देखिए, और यह क्या है? यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रावधान न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। इस प्रकार विधायिका प्रस्तावना के अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। 23 नंबर को देखते हैं।
देखिए 23 नंबर में बोला जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? प्राधिकार का स्रोत और भारतीय राज्य की प्रवृत्ति और उद्देश्य और अंगीकार करने की तिथि। ठीक है, और बोला जा रहा है कि उपयुक्त में से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो देखिए प्राधिकार का स्रोत ये भी प्रस्तावना का स्रोत है। ठीक है, प्रकट करती है। और भारतीय राज्य की प्रकृति कैसा होगा, यह भी संविधान की प्रस्तावना प्रकट करती है। उद्देश्य क्या होगा, संविधान का उद्देश्य ये भी, और अंगीकृत करने की तिथि का भी उल्लेख हमें किसमें मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 4। चलिए देखिए, प्रख्यात न्यायविद और संविधानविद N पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। प्रस्तावना 4 अवयवों या घटकों का प्रकट करती है। 1 नंबर, संविधान के अधिकार का स्रोत। ठीक है, तो प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोग से शक्ति अधिगृहित करता है। ठीक ना, आगे देखिए, और भारतीय राज्य की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति कैसी होगी, यह भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा करती है। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है। 3 नंबर में है भारतीय संविधान के उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या चीज़ है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्य के रूप में निर्दिष्ट करती है। और संविधान को अंगीकृत करने की तिथि कब है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने की तिथि के रूप में उल्लेखित है। अगर इसी का हिंदी महीना पूछ दिया जाए तो 2006 विक्रम संवत। अगर महीना पूछ दिया जाए तो मार्गशीर्ष का महीना, और तिथि पूछ दिया जाता तो शुक्ल पक्ष की सप्तम तिथि। चलिए हम 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और बोला जा रहा है 2 नंबर कथन में बोला जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। बोला उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो देखिए, तो इसका दोनों का दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए गए थे, यह भी बात सही है, और उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में कौन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो देख लीजिए, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया तथा संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। अतः कथन 1 सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर इसमें 3 नए शब्द कौन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शामिल किए गए थे। चलिए हम आगे 25 नंबर को देखते हैं। देखिए 25 नंबर में बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मकता अवधारणा को मूर्त रूप देता है। ठीक है, और भारतीय संविधान लोकतांत्रिक एवं साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का नहीं, भारतीय संविधान में किस प्रकार का, सिर्फ लोकतांत्रिक समाजवाद का उल्लेख है, साम्यवादी का नहीं। 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बोला जा रहा है उपयुक्त में से कौन से सही है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए तो व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन से पहले संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्ष्य विद्यमान थे। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष की सकारात्मकता अवधारणा को मूर्त रूप देता है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अतः कथन 1 सही है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, भारतीय समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ठीक है, सर्वसम्मति से कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को। तो इसे क्या किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और यह पारित कब हो गया हुआ था, यह पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 26 के बी। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पूरा स्थापित किया था। ठीक है, उस दिन क्या किया था, संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से क्या कर दिया, पारित कर दिया गया। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप से वर्णित किया गया है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष गणराज्य या समाजवादी गणराज्य।
यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए 27, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य ये भी शामिल किया गया है, और लोकतांत्रिक गणराज्य ये भी शामिल किया गया है। समाजवादी गणराज्य ये नहीं है, और पंथ निरपेक्ष गणराज्य ये नहीं है। 1 और 2 शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किए गए। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द मूल रूप से संविधान में वर्णित थे। कौन कौन मूल संविधान में कौन कौन वर्णित थे? तो लोकतांत्रिक गणराज्य और मूल रूप से संविधान में वर्णित थे। हम 28 नंबर को देखते हैं। एक मिनट, चलिए 28 नंबर में बोला जा रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक है, संविधान का एक भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग है। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 के डी। क्या है? संविधान का तो भाग है किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। व्याख्या को देख लेते। देखिए 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक हिस्सा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। यहाँ तक क्लियर है। हालांकि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस आधार पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 29 नंबर में बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ठीक है, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, यह क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना क्या है? यह लागू नहीं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप माना जाता है। प्रस्तावना के संबंध में बेरूबारी मामले 1960 में कहा गया कि संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। कहा कि जब कोई अनुच्छेद या संविधान का क्षेत्र अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो उसे स्पष्टीकरण और व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अतः कथन बी सही हो। चलिए 30 नंबर में बोला जा रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व या उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय के प्रकार के, ठीक है, तो न्याय है 3 प्रकार के। ठीक है, और स्वतंत्रता के प्रकार के तो 5 प्रकार के, और समानता 2 प्रकार के, और ये भातृत्व 1 प्रकार के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए देखिए 2 प्रकार की समानता है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है ना, बंधुत्व 1 प्रकार की क्या है? तो भ्रांतत्व है, जिसको बोला जाता है क्या? बंधुत्व। और 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 3 प्रकार के क्या है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका 30 का कौन हो जाएगा? ए। 31 नंबर देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। किसे? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। किसे? अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए से। देखिए आगे दिया हुआ, तो देखिए, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी 31 का। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। ठीक है, इसे संविधान का सार होता है। भारत में भी संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडियन बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई मामला यूनियन ऑफ इंडियन, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें कहने का मतलब कौन? तो इसका
बम्बई बनाम यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया में व्याख्या किया गया होता है। इसका आंसर हो जाएगा 32 के सी। चलिए तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी मामला 1960 में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। न्यायालय में यह निर्धारित नहीं किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणात्मक भाले ही कहा जाए, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारण किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो पंथ निरपेक्ष हो गए थे 42वें संविधान संशोधन 33 के बी। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। साथ ही इसके साथ ही इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता शब्द भी शामिल किए गए थे। ठीक है, हम 34 नंबर को देखते हैं। देखिए 34 नंबर बोला जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ठीक है, कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, बी नंबर में बोला जा रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। सी नंबर नहीं होगा। डी नंबर में बोला जा रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन था, तो डी हो जाएगा इसका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, 34 के बी। चलिए देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। अर्थात तब के अनुसार भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ही थी। विकल्प बी सही होगा। नोट, हालांकि 1976 में किए गए संविधान के 42वें संविधान संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए, जिसमें भारत की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो आज हमारा यह चैप्टर प्रस्तावना दृष्टि IAS प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज चला था। प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे हम इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और आगे करने का फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। पहले हम मूल अधिकार को हम नोट से पढ़ा देंगे, उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।